आवाज आ रही है सभी बच्चों को? वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, तो अपन ने आपको बोला था कि अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर बात करेंगे। मैंने बताया था अपना मेजर ऑब्जेक्टिव एल्कीन और एल्काइन है। अभी अपन 11th वाला पोर्शन सबसे पहले कवर करेंगे, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। अब एल्कीन और एल्काइन अगर मैं आपको बोलूं कौन से नेचर के होते हैं बेटा, खुद अपने आपस में न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक नेचर। न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड होने के कारण क्या होती है? हाई होती है। पाई बॉन्ड होने के कारण क्या होती है? हाई। मैंने ये तो बता दिया था ना, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, ये तो चीजें मालूम है। देखो, अपन जब भी क्या है, पाई बॉन्डेड सिस्टम लें और अपन ने इस पे कोई रिएजेंट लिया और पाई तोड़कर अपन ने क्या करा, सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये तो एडिशन कहलाएगा। फिर अपन ने क्या करा, सी का एक्स के साथ बॉन्ड था और अपन ने यहाँ पे वाई ले लिया, और सी का अपन ने वाई के साथ बॉन्ड बना दिया और एक्स, तो ये अपने लिए सब्स्टिट्यूशन है। ये तो शायद बता दिया, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन है। और अगर अपन ने ए बी वापस माइनस करके, तो ये अपन क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं? एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जहां अपन पाई बॉन्ड तोड़कर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और पाई बॉन्ड बनाकर तोड़कर सिग्मा बॉन्ड बनाना हमेशा क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, एनर्जी हमेशा बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, वीक पाई बॉन्ड तोड़कर क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी। तो एडिशन रिएक्शन सारे क्या होंगे? एक्सोथर्मिक होंगे, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन सारे क्या होंगे बेटा? एंडोथर्मिक इन नेचर के। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों है? क्योंकि ये कौन सी नेचर के हैं? न्यूक्लियोफिल। तो न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे, जैसे अपन ने एल्कीन लिया और एल्कीन पे अपने पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये डेल नेगेटिव है और डेल पॉजिटिव है। तो अपन ने पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के फेवर में, क्या बाहर निकला है? न्यूक्लियोफाइल। यही अपने लिए स्टेप नंबर 1 है और यही अपने लिए क्या होगा? आरडीएस, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। क्या मिला? कार्बन एटम, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड, कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज, विकेंट पी ऑर्बिटल। कल ही बताया था मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज पे। क्या होगा अगले स्टेप में? तुरंत न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। ये अपने लिए स्टेप नंबर 2 होगा, फास्ट स्टेप। तो एक कार्बन एटम पर तो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और एक कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना आरडीएस है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। अब अपने को इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? कार्बोकेटाइन। तो सर ने बोला था मोर देन वन स्टेप रिएक्शन होगी, जिसमें भी इंटरमीडिएट मिल रहा है उसमें एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होंगे। अपने को यहाँ पे वैसे ही 2 स्टेप लिखे हुए हैं सर ने। अब अगर मैं आपको बात बताऊं, तो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो इस तरीके से चलने वाला है। यहाँ पर ये अपने लिए क्या है बेटा? रिएक्टेंट। ये अपने लिए क्या है? प्रोडक्ट। और ऑब्वियस सी बात है, सर ने क्या करा है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई हुई है। पहला स्टेप अपने लिए आरडीएस है, तो यही अपने लिए क्या होगी बेटा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2। वैली पे क्या होगा? कार्बोकेटाइन। अब ये चीज याद रखना बेटा कि जब कार्बोकेटाइन बनते हैं किसी रिएक्शन में, तो रिएक्शन में कार्बोकेटाइन 2 तरीके के बनते हैं। एक तो होता है बेटा क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और एक होता है बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या? तो मैं बोलूंगा, मैंने कहा बेटा पहली चीज समझो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वो होगा जिस कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन एटम पे कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो वो लोन पेयर देकर इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज कर देगा। जैसे सीएल आ जाए अपने पास यहाँ पर, अपने पास यहाँ पर आयोडीन आ जाए। समझ में आ रही है बात? या फिर अपने पास यहाँ पर HgOAC आ जाए। तो जिसपे लोन पेयर देने की ताकत होगी, वो कैटायन को क्या करेगा? लोन पेयर देके एक साइक्लिक कैटायन बना देगा। जैसे साइक्लिक हेलोनियम आयन पढ़ते हो आप, जैसे ब्रोमीन है तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन पढ़ते हो। साइक्लोब्रोमोनियम आयन आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ हेलोजन में। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन वगैरह नहीं लगाता है। ये नॉन क्लासिकल कैटायन है। पास वाले एटम पे क्या है? लोन पेयर डोनर एटम प्रेजेंट होगा, तो वो लोन पेयर डोनर एटम उसको क्या करेगा? देकर स्टेबलाइज कर देगा।
तो ऐसे बनने वाले केटाइन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और मैं आपको बता भी दूंगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आपको कहाँ कहाँ पे बनाना है, Br2 के एडिशन में, Cl2 के एडिशन में, HOCl के एडिशन में, याद आ रही बात, OMDM में, इन सभी रिएक्शनों में कौन सा केटायन मिलने वाला है, नॉन क्लासिकल। और सर ने बोला था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वो होगा जो रीअरेंजमेंट शो डू नॉट शो। क्यों? क्योंकि पहले ही क्या है बेटा, लोन पेयर वाले ग्रुप के कारण क्या होगा बेटा, स्टेबलाइज होगा, तो ये रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और एक होता है हमारा बेचारा गरीब केटायन, जिसके पास वाले एटम के पास कोई भी डोनर एटम प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है क्या, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, पॉजिटिव चार्ज है तो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा। अब अगर यहाँ पर मैंने क्या करे, कोई ग्रुप जोड़ दिए, तो ये अपने वाले आसपास के 3D शेल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा कि नहीं खींचेगा उससे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की ताकत। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए ज्यादा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव कब आता है, जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाए न्यूक्लियस में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपने एटमॉस्फेयर पे क्या करेगा, अट्रैक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो क्लासिकल कार्बोकेटायन वो जो सर ने बोला था रीअरेंजमेंट शो करने वाला, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वो जो रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। आने वाले टाइम पे अपन ये वाली सब चीजें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो ये है हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बातें। अब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी तेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई मेरे बच्चों। यहां मैं बोलूं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतना ही बढ़ावा मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्शन में। तो जो रेट है बेटा ईआर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक तो किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के। बोलूं हाँ है ना, फिर सिंपल। और अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया बेटा, तो वो रेट को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज कर देगा कि नहीं कर देगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर मैं जैसे यहाँ पर बात करूं CH3 सी CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिया Cl CH डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिया NO2 CH, NO2 वाला नजर नहीं आएगा बच्चों को, एक मैंने लिया Cl CH डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिया NO2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं बोलूंगा, मैंने कहा बेटा रेट ऑफ ईएआर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मैंने रेट ऑफ ईएआर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्डेड सिस्टम पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं, पाई बॉन्डेड सिस्टम में मैं मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं, तो क्या ये मिथाइल ग्रुप इस पाई बॉन्डेड सिस्टम पे प्लस एच इफेक्ट लगाएंगे, प्लस एच और प्लस आई, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ आते थे तो एनायन बनता था। एनायन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना, कैटायन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना। तो दो तरफ से, यहाँ पे प्लस एच और प्लस आई केवल, यहाँ पर माइनस आई डोमिनेटिंग होता है अपन जानते हैं, और यहाँ पर तो क्या है बेटा, माइनस एम और माइनस आई लग गया कि नहीं लग गया, चमका दिमाग में। अब ये तो हो गई अपने पास रेट ऑफ ईआर पर बात। अब अपन यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना किसका, एडिशन ऑफ HX। सबसे पहले अपन हेलोजन एसिड का एडिशन बताते हैं कि एडिशन ऑफ HX पढ़ाते हैं। यहाँ पर एडिशन ऑफ HX में डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे अपन ने क्या करना है, HBr का एडिशन कराना है। CCl4 अपने लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट का काम करेगा, क्योंकि एल्कीन को अपने को क्या करना है, सॉल्युबल बनाना है। भाई एल्कीन अपन जानते हैं कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। एल्कीन पानी में तो घुलेगा नहीं, हाइड्रोकार्बन पानी में सॉल्युबल होते हैं क्या,
पेट्रोल को पानी में घोला जा सकता है क्या? नहीं घोला जा सकता। तो आपको इसको सॉल्युबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का काम में लेना पड़ेगा। अब HBr अपना यहाँ पर क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। तो अब अपन ने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर अपने पास HBr है। ये डेल नेगेटिव पोर्शन, ये डेल पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फेवर में और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br के फेवर में। यही अपने लिए स्टेप नंबर 1 हो गया। इसी को ही क्या बोलेंगे? RDS स्टेप। क्या बाहर निकाला अपन ने? ब्रोमाइड आयन। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और CH3 मिले, और ऐसा भी तो पॉसिबल है CH3 CH2 CH2 और CH2 पॉजिटिव चार्ज मिले। पाई बॉन्ड इधर भी ब्रेक हो सकता है और इधर भी ब्रेक हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। और मैं लास्ट क्लास में बता के आऊं, अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी है बेटा? 5। तो ये अपने लिए क्या है? मोर स्टेबल कैटायन है। मोर स्टेबल कैटायन है तो आसानी से बनेगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी है? 2। ये अपने लिए क्या है बेटा? लेस स्टेबल कैटायन है। ये अपने लिए कम बनेगा और कम बनेगा, और ये क्या करेगा अभी सिखाऊंगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट मारकर वापस ज्यादा स्टेबल में कैटायन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहां से अभी सिखा दूंगा कि हाइड्राइड शिफ्ट मार देंगे अपन इस पे। तो अब अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखूं इस रिएक्शन का, यहां पर है अपने पास ज्यादा स्टेबल कैटायन और यहां पर अपने पास है कम स्टेबल कैटायन। किसको बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? कम स्टेबल को बनाने के लिए। तो कौन सी रिएक्शन कौन सी पाथ फॉलो करेगी? नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली रिएक्शन फॉलो होगी। तो हमेशा ज्यादातर क्वांटिटी में अपन क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ नियम यही कहता है कि अपन नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन एटम पे जोड़ेंगे जो अपने लिए क्या होगा बेटा? लेस हाइड्रोजिनेटेड होगा, क्योंकि वहां पे बनने वाला कैटायन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। बनने वाला कैटायन क्या होगा? वहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने कहा बेटा ये जो कार्बोकेटायन है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? मैंने बताया पी ऑर्बिटल की लेंथ किसी भी sp3 sp2 और sp2 वाले बॉन्ड से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि p ऑर्बिटल कैसा होता है? लंबाई देता है, और s ऑर्बिटल क्या करता है? स्फेरिकल नेचर देता है। तो क्या मैं इसको प्लेनर, अरे कल ही तो पढ़ाया था ट्राइगोनल प्लेनर यार। तो अब जब मैं यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा बेटा, तो मुझे बात बताओ, अप साइड भी अटैक कर सकता है, डाउन साइड भी। अगर अप साइड अटैक किया तो इन सिग्मा बॉन्ड को वो नीचे की तरफ धकेलेगा, और अगर नीचे वाले लोब पे अटैक किया तो ऊपर की तरफ धकेलेगा। मतलब अगर मैंने ब्रोमाइड आयन का अटैक कराया बेटा यहाँ पर, तो अप साइड भी होगा और डाउन साइड भी होगा। अब देखो मैं प्रोडक्ट कैसे लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH3 H और Br प्लस CH3 CH2 CH3 Br और H, ये दोनों अपने को क्या मिलेंगे? बराबर क्वांटिटी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वर्टिकल लाइन पे इंटरचेंज कर दूं या हॉरिजॉन्टल पे? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर कैटायन या रेडिकल दोनों प्लेनर चीजें होती हैं, कैटायन और रेडिकल दोनों प्लेनर चीजें होती हैं, यहाँ पे रेडिकल होता तो भी अपसाइड और डाउनसाइड अटैक हो सकता था। तो वहां पर जब किरैलिटी बनेगी तो आर भी गिनूंगा और एस भी गिनूंगा, आर भी गिनूंगा और एस भी गिनूंगा दोनों। और एक अपने लिए ये तो कौन से हो गए? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो गए कि नहीं हो गए? ये तो अपने लिए कौन सा लगाया अपन ने? मार्कोनिकॉफ रूल लगाया। यहां से अपने पास क्या लिख देता मैं? AMR। ये अपने लिए क्या आ जाता? माइनर प्रोडक्ट आ जाता, CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये अपने लिए क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट। तो कार्बोकेटायन यहाँ पे कौन सा बन रहा है? सर ने बोला क्लासिकल वाला, जो कि रीअरेंजमेंट शो कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात अगर मैं आपको यहाँ पर HX के एडिशन की रेट बताऊं, तो रेट ऑफ HCl ज्यादा होगी HF से। आपने देखा होगा HF कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता, पर हमेशा या तो HBr का अटैक कराते हैं या HCl का अटैक कराते हैं या HI। तो HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। याद है वो बड़ा साइज होने के कारण स्टेबल एनायन, स्टेबल एनायन तो बढ़िया एसिड, स्टेबल एनायन तो बढ़िया एसिड। स्टेबल का मतलब वीक है अपनी दुनिया में, स्टेबल का मतलब वीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो क्या है अपने लिए? डायनेमिक्स HX के एडिशन की, कैटायन बनाओ, कैटायन को रीअरेंज करो,
और रीअरेंज करने के बाद क्या करो, अपने हेलोजन एटम को उस पर अटैक करा के प्रोडक्ट लिखो। इज दैट क्लियर? तो अब अपन किस पर चर्चा करेंगे, रीअरेंजमेंट पे चर्चा करेंगे कि सर ने क्या बात लिखी हुई है हाइड्राइड शिफ्ट वाली। इज दैट क्लियर? बेटा ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, इसको वापस कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को जल्दी से देखना है तो फोटो खींच लो उसका। अच्छा, और एक बेटा पीछे की 4 बेंच के लिए खाली करने के लिए बोला है कि बहुत ज्यादा पीछे बैठा मत करा करो। तो मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह अपन ने लिखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं करना है अपने को। अपने को हमेशा क्या करना है, नियम अनुसार चलना है। कैटायन बनाना है, कैटायन को देखना है कि वो रीअरेंज होके और ज्यादा स्टेबल बन सकता है या नहीं बन सकता है। पूरा नियम कायदे कानून से चलना है, अपने को कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट पाई बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज लेस हाइड्रोजनेटेड, और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, गोज टू दैट पाई बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज मोर हाइड्रोजनेटेड। ठीक है, तो ये वाली बात अपने पास क्लियर है। बट अपन ने बोला सर ने कि कभी भी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई मत करो, प्रोटॉन का अटैक करा के कैटायन बनाओ, और कैटायन हमेशा दो बनाओ। भाई दो दो पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड इधर भी टूट सकता है इधर भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि अपने को क्या है बेटा, दिक्कत आ सकती है। कैसे दिक्कत आ सकती है मैं आपको बात बताऊं। अभी तो सबसे पहले अपन जल्दी से क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन डिस्कस कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन ऑलवेज occurs via 1,2 शिफ्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैटायन पे अपन हमेशा ग्रुप कहां से लाएंगे, उसके पास वाले एटम से। क्योंकि सर ने ये बात क्लियर कर दी थी कि जैसे अपने पास, एक एग्जांपल ले रहा हूं मेरे बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 है अपने लिए CH3 CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है, 2। क्या इसको एन प्रोपाइल कार्बोकेटायन बोल सकते हैं क्या? एन प्रोपाइल कार्बोकेटायन 1 डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज है क्या? अगर मैं इसकी असलियत आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा क्या? पहला वाला कार्बन बेटा ये वाला sp3, और ये, अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला है ये अपने आसपास की स्पेस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो फर्स्ट कार्बन एटम यहां से जुड़ा हुआ है अल्फा, और ये कार्बन एटम कौन सा है, बीटा। तो अल्फा से सर ने बोला हमेशा ग्रुप जो ट्रांसफर होगा वो कहां से होगा, अल्फा वाले कार्बन एटम से। क्यों? क्योंकि दूर वाले कार्बन एटम के ग्रुप को खींचने की इसकी ताकत नहीं होगी। क्योंकि सर हमेशा गाना गाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है कि नहीं होती? तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो दूरी बढ़ते ही खिंचाव, इसलिए हमेशा अपन ग्रुप उठा के कहां से लाएंगे, पास वाले एटम से, अल्फा कार्बन से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हमेशा 1,2 शिफ्ट। ये बेसिक लॉजिक है, फिजिक्स लग रही है यहाँ पे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कैटायन किस कार्बन एटम से ग्रुप खींचेगा, उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन से। उससे दूर वाले एटम से उसको खींच वो सकता नहीं है, क्योंकि सर ने बोला था दूरी बढ़ने के साथ अट्रैक्शन बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत तेजी से, डिक्रीजेस शार्पली। डिस्टेंस बढ़ने के साथ अट्रैक्शन बहुत तेजी से कम हो जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा, अपन कहेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन एटम इस पे क्या करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस का फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं अपन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। होता कैसे, मैं पूरा मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, CH3 CH2, ये बॉन्ड आधा वीक पड़ जाएगा और इधर ये आधा बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ बना लेगा।
और यहाँ पर अपन पॉजिटिव चार्ज बीच में लिख देंगे, और इक्वल टू पे क्रॉस का साइन क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का साइन होता है। किसका स्टेट का साइन होता है, ट्रांजिशन स्टेट। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी हमेशा। हमेशा क्या मिलेगी, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH2, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना दिया विद अल्फा हाइड्रोजन एटम 6। कितनी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो हमेशा कैटायन की स्टेबिलिटी में ध्यान रखना, बनने वाला कैटायन बनाने वाले से हमेशा ही क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। एक से ज्यादा बार रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो ये चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है, और हमेशा 1-2 शिफ्ट लगाएंगे, हमेशा 1-2 शिफ्ट लगाएंगे। जैसे CH3 है, CH3 है, H है, CH2 है, CH2 है और पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस वाले का हाइड्रोजन खींचेगा, इस वाले हाइड्रोजन एटम को वो नहीं खींच सकता है। 1-2 शिफ्ट और 1-3 शिफ्ट समझ में आई। 1-3 क्यों नहीं खींच सकता, क्योंकि सर ने कहा कि जो दूर पर है उस पर अपना कोई भी काबू नहीं होता है, दूरी बढ़ने के साथ वो शिफ्टिंग नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले 1-2 शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट लगाया, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से हाइड्रोजन एटम अपन ने इधर मारा, 1 डिग्री से अपन ने क्या करा, 2 डिग्री पर ले गए कि नहीं लगे मेरे बच्चों। फिर सर ने कहा कि अभी भी ये क्या है, कम स्टेबल है, ये वाला फिर वापस शिफ्ट मार जाएगा, वापस 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसमें कार्बोकेटाइन कितनी बार रीअरेंज हो रहा है। तो अपना गाना क्या होगा, 2 बार का। अल्फा हाइड्रोजन एटम हमेशा अपन क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये एक और बात है बेटा कि जैसे CH3 है, CH3 है, CH3 है और CH3 है, इसको बोलते हैं नियो अमाइल कैटायन। नियो ग्रुप याद है, इसको बोलते हैं नियो ग्रुप। तो नियो अमाइल कैटायन या नियो पेंटाइल कैटायन भी बोल सकते हैं। तो अब इस बार मैं क्या सिखा रहा हूं, 1-2 मिथाइल शिफ्ट। इस बार हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट मारेगा। CH3C, ये बॉन्ड आधा ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड आधा बन गया। हमेशा सर बोलते हैं कौन सी ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फिर अपन किस में तब्दील कर देंगे, CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH3 और इस पे CH2CH3, बोलो हाँ या ना। फिर वापस अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हो गए, बढ़ गए। पर सर अगर सोचो कि सर यहाँ पर है ना मिथाइल की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप हो, तो मैं किस ग्रुप को चलाऊंगा। तो बेटा तो उस ग्रुप को चलाना जिसके जाने के बाद कैटायन क्या हो, सबसे ज्यादा स्टेबल मिले। कैसे सर, मेरे को कुछ बात समझ नहीं आ रही, मेरे को आप कोई एग्जाम्पल के द्वारा बताओ। जैसे यहाँ पे तो सर सारे मिथाइल ग्रुप थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा मैं, जैसे एक मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन ही क्यों लेके गए, मिथाइल क्यों नहीं लेके गए। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के जाने पर मिथाइल रह जाना बढ़िया है। क्यों, क्योंकि मिथाइल का प्लस एच और प्लस आई होगा, तो वो केटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा यार यहाँ पर मैं दो तो मिथाइल लगा रहा हूं और एक में इथाइल ग्रुप लगा रहा हूं, दो मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। मैं तो आपको कुछ भी नहीं, मैं तो कहूंगा, मैंने कहा बेटा अपन तो क्या करेंगे, जैसा काम होगा अपन तो एक बार दोनों को शिफ्ट करा के देख लेते हैं, कि 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी करा के देख लेते हैं और 1-2 इथाइल शिफ्ट भी करा के देख लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे अपने को। सर ने बताया था हमेशा बनने वाला कैटायन बढ़िया होना चाहिए, हमेशा बनने वाला कैटायन बढ़िया होना चाहिए, ये वाली बात अपन कहते हैं। तो जैसे अपन ने मिथाइल घुमाया, मिथाइल घुमाया तो CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH2CH3 और इस पे CH2CH3। अल्फा हाइड्रोजन एटम इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कितने नजर आ रहे हैं बताओ। अब बात की क्लियर हो गई, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ गया। इथाइल ले गए, अल्फा हाइड्रोजन एटम बताओ किसको लेके जाना चाहिए। तो अपन उस ग्रुप को मूव कराएंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम कम हो।
क्यों? क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला तो केटायन को ज्यादा स्टेबिलिटी देगा कि नहीं देगा? क्या ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई बेटा? फिर अपन सब कहते हैं कि हाइड्राइड शिफ्ट, फिर एल्काइल शिफ्ट, और फिर ये जनरल ट्रेंड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा तो बढ़िया एल्काइल ग्रुप रह जाए, फिनाइल से बढ़िया एल्काइल ग्रुप का मूवमेंट है। जैसे अपन ने 2 मिथाइल लगाए और 1 फिनाइल लगाया, और फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार अपन 1 2 मिथाइल शिफ्ट चलाएंगे, फिनाइल को रह जाना बढ़िया है। रह जाना बढ़िया क्यों है? क्योंकि सब बच्चे जानते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन मिलेगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं बेटा इसे। दिस इज नोन एज 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन में दो तरफ से तो प्लस एच और प्लस आई आ रहा है, और एक तरफ से बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट आ रहा है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अपन हमेशा ध्यान रखना उस ग्रुप को लेके जाएंगे जो अपने पास, या यूं बोलेंगे उसको अपने को रखना है जिस जो स्टेबिलिटी को क्या करे, ज्यादा मददगार साबित हो। बोलो क्या ये वाली बात क्लियर है? रीअरेंजमेंट पूरा समझ में आया? बट ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी एक स्टेप कम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाएंगे, चाहे उसके बाद कुछ भी हो रहा हो, चमत्कार ही हो रहा हो। जैसे ये वाला कैटायन है, ये रीअरेंजमेंट ही शो नहीं करेगा। क्यों सर? क्यों सर? मैं बोलूंगा, मैंने कहा बेटा अभी ये 2 डिग्री कैटायन है तेरे पास, अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी है? 5। लेके तो तू 1 2 शिफ्ट ही जा सकता है। तो जैसे ही तू इसको यहाँ पे शिफ्ट कराएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन गिर जाएंगे। स्टेप कभी भी कम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं चलेगा, चाहे उसके बाद क्या होता, उसके बाद तो बेंजाइल बन जाता ना। पर ये काम अपने को करना ही, मतलब कभी भी अपन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी को कभी भी केटाइन की नहीं गिराएंगे। हर स्टेप में स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। उस ग्रुप को ले जाएंगे जिस ग्रुप के ले जाने के बाद बनने वाला कैटायन सभी कैटायनों से पॉसिबल से क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो। क्या बोलो ये वाली बात समझ में आई सभी बच्चों को? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन समझ में आया? ये सब लिखा हुआ है, फोटो खींचनी है, जल्दी खींचो। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी? सभी बच्चे यस सर लिखें ताकि मालूम पड़े ऑनलाइन वाले बच्चे भी सीखते जा रहे बातों को। अच्छा, हर्ष चुन्नू भी लिख रहा है। हम्म। तो मुझे मालूम है क्लास में बैठा हुआ होगा, उसमें भी लॉगिन करके बैठा हुआ होगा। देखो रीअरेंजमेंट में मैं इतना स्लो इसलिए हो रखा हूँ क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत सारी जगह मददगार साबित होगा। जैसे E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, SN1, इन सब जगह केटायन बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और जब केटायन बनेगा तो सर ने बोला है क्लासिकल केटायन कैन शो रीअरेंजमेंट। एनायन का और रेडिकल का अपने पास रीअरेंजमेंट अपने कोर्स की बात नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पर अगर अपन चर्चा करें तो आप सबको मालूम होगा कि सर साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा स्टेबल, साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा स्टेबल, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेप्टेन की करीब करीब बराबर होती है स्टेबिलिटी। पर इन सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है बेटा? साइक्लोहेक्सेन, ड्यू टू इट्स मिनिमम एंगल स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? तो साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि ये क्या करती है बेटा, अपने बहुत स्टेबल चेयर कन्फॉर्मेशन में आ जाती है, जहां पर उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। तो एंगल स्ट्रेन मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पर इस पर। तो सबसे ज्यादा अगर अपन थर्मोडायनेमिकली देखें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन स्टेबल है। कहां पर स्टेबल है? साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल बात। अब साइक्लोप्रोपेन की और कुछ मैं यहाँ पे खास बात बता रहा हूँ कि साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर आप पढ़कर आते हो, इस असलियत में वो ट्रायंगल वाली फॉर्म में नहीं होता है बेटा। एटम्स क्या करते हैं,
एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए जो बॉन्ड बनाते हैं वो एटम की ज्वाइनिंग लाइन के बाहर जो sp3 ऑर्बिटल होता है वो इस तरीके का होता है। दो sp3 ऑर्बिटल अलग होते हैं और दो sp3 ऑर्बिटल अलग होते हैं। जो रिंग बना रहे होते हैं इनको बोला जाता है एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स। और जो रिंग नहीं बना रहे होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स। अगर हम जानते हैं कि sp3 बॉन्ड हो तो sp3 में परसेंटेज s कितना होता है बेटा? 25। परसेंटेज p कितना होता है? 75। तो असलियत में तो ये है। अब दो बॉन्ड में जो परसेंटेज p कैरेक्टर होता है, क्यों? क्योंकि सर बोलते हैं लंबाई कहां से आती है? p कैरेक्टर से। तो 80 to 84% अपने पास यहां पर एंडोसाइक्लिक बॉन्ड में परसेंटेज p कैरेक्टर कितना पाया जाता है? क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ानी है। होता है क्या है बेटा, असलियत बताऊं, 60 डिग्री अवेलेबल है, 21 डिग्री इधर और 21 डिग्री इधर बढ़ा लेता है, कुल मिला के एंगल ले आता है ये 102 डिग्री का। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, याद नहीं रखनी है, पर इससे मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि डांसिंग रेजोनेंस या बेंट पे ऑर्बिटल से रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे मिलती है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन की। तो सर ने बोला 75 से। क्यों? क्योंकि हाथ यूं मिलाने और हाथ यूं मिलाने लेंथ कहाँ ज्यादा चाहिए इस वाले में? क्योंकि यहाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर अपन ने कोई भी घुमावदार रास्ता लिया तो लेंथ ज्यादा चाहिए होगी। लेंथ कहाँ से आती है? सर बोलते हैं पी से। तो पी इधर वाले बॉन्ड से खींच लिया, तभी तो ये दो जो है ये छोटे नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे? क्योंकि इनमें पी ऑर्बिटल का कंटेंट क्या हो चुका होगा मेरे बच्चों? कम हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? यहां पर जब मैं परसेंटेज पी कैरेक्टर देखता हूं तो वो 67% आता है, 75 से क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, इतनी डिटेल आपको याद नहीं रखनी, पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर बेटा 100% हो जाए तो पाई बॉन्ड बन जाएगा ना। 84 तक तो आ ही गया, 16% और होता तो पाई बॉन्ड हो जाता, नहीं हो जाता प्योर? अपन सब बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन और KMnO4 के साथ साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि इसका दिखने में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कौन सा कैरेक्टर रखता है? पाई बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। अब दूसरी बात सुनो, अपन बोलते हैं कि ये वाला केटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इसके पीछे का सच बता रहा हूं आज मैं। सच्ची कहानी क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सर बता रहे हैं सिग्मा की तरह ये बिहेव नहीं कर रहा, ये तो किसकी तरह है? पाई की तरह। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर क्या होंगे? ये वाला जो ऑर्बिटल है इसके साथ क्या करेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करते ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है कॉपी में? वैसे ही ये वाला भी यहाँ से आ सकता है, तो ये वाली रिंग इधर से ओपन हो गई। इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस या बेंट पे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई। तो ये सच्चाई थी जो हमारे को मालूम नहीं थी और आज हमने पढ़ी, थोड़ा सा अपने को अच्छा लगा, डिटेल में अपन ने इसको बात करी। तो ये बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी आपको ये बताऊंगा, मैंने कहा बेटा 3 to 4 अपन नहीं चलेंगे, 3 to 4 मेंबर्ड रिंग पे अपन रिंग एक्सपेंशन नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि 3 मेंबर्ड कैटायन अपने आप में ही क्या होता है? अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो बस अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि जो दिखने में सिग्मा होते हैं, सर ने बोला था ये एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए क्या करते हैं? पाई बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। परसेंटेज पी 75 से बढ़ के कितना हो जाता है? 80 to 84% थ्योरेटिकली। ठीक, एक्सपेरिमेंटली भी ये बात सही है। तो अब देखो मैं आपको रिंग एक्सपेंशन बता रहा हूं कि कार्बोकेटाइन क्या करता है बेटा, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिंग को क्या कर देता है? एक्सपेंड भी कर देता है। रिंग एक्सपेंशन। यहां पर अपने पास 4 मेंबर्ड रिंग है और पास वाले कार्बन एटम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पास वाले के एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। वही जेड इफेक्टिव ज्यादा है मेरे बच्चों। ये पॉइंट क्या करो, ए लिख दो और ये पॉइंट बी लिख दो। आसान तरीका मालूम है क्या है? कि ए और बी पर क्या करो, बॉन्ड को ब्रेक कर लो। बी पे एनायन बना दो और ए पे कैटायन बना दो, और एनायन को किससे जोड़ दो? CH2 से।
सबसे आसान तरीका है रिंग एक्सपेंशन का। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है और वो नहीं कर पाता है, तो सबसे पहले क्या कर, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से रिंग से जुड़े हुए को क्या है, ए और बी लिख ले। पहले वाले एटम को ए और उससे अगले वाले एटम को बी लिख ले। ए और बी का बॉन्ड तोड़ दे, किसके फेवर में, बी के फेवर में। और बी से किसको जोड़ दे, CH2 को। अभी तो मैं पूरा आपको समझा रहा हूं कि रिंग एक्सपेंशन फिर वापस कैसे होगा। सर ने बोला था 1-3 शिफ्ट लगा के ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड इधर आधा बन गया। ये पॉइंट कौन सा है, बी, ये कौन सा है, ए, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि सर बोलते हैं हमेशा क्या बनेगा कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड आधा ब्रेक हो गया और इधर ये आधा बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड फॉर्म, ये बॉन्ड ब्रोकन, बी मतलब बॉन्ड ब्रोकन, ये बॉन्ड फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा इक्वल टू पे क्रॉस के साइन के साथ। और फिर अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और इस पे क्या आ गया मेरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन थे, ये किसके बीच में आ गए, CH2 और बी के बीच में। तो ये रिंग एक्सपेंशन। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ए और बी का बॉन्ड उड़ा दो और बी से किसको जोड़ दो, CH2 यूनिट को। अपना रिंग एक्सपेंशन वाला काम हो जाएगा। फिर एग्जांपल देखो, जैसे अपने पास 5 मेंबर्ड रिंग है मेरे बच्चों, CH पॉजिटिव चार्ज और CH3 है। ये पॉइंट किससे जोड़ दूं, तो ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, CH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन CH और बी वाले के, गरीब कौन सा रह गया बेचारा, पॉइंट ए। तो ये तो क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन। अब क्या होगा, ये 2 डिग्री कैटायन है, 2 डिग्री 6 मेंबर्ड वाला। अब क्या करेगा, ये यहां से हाइड्राइड फिर वापस शिफ्ट करा देगा। तो एक बार तो क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन। और अगले वाले में क्या होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 6 मेंबर्ड क्या हो गया, 3 डिग्री कैटायन में तब्दील हो गया मेरे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। बट ये चीज ध्यान रखना, अपन केवल क्या करते हैं, 4 to 5 चलते हैं, 5 to 6 चलते हैं, 6 to 7 अपन नहीं चलते हैं। क्योंकि सर ने बोला था 6 मेंबर्ड वाला जो अपने पास कैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है 7 मेंबर्ड से। अपन को कभी भी ऐसा नहीं करना कि अपन ने यहाँ पर इसको 7 मेंबर्ड रिंग बना दिया। ये पॉइंट बी है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ए पर अपन ने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ए और बी पॉइंट लिखकर। रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है। तो क्या सर ये रीअरेंज नहीं होगा, मैं बोलूंगा, मैंने कहा बेटा होगा। ये क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करा देगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाएंगे और 1 डिग्री कैटायन को अपन किस में तब्दील कर देंगे, 3 डिग्री कैटायन में। चमका दिमाग में मेरे बच्चों। तो ऐसा मत अपने अंदर सोच के जाना कि 6 मेंबर से जुड़ा हुआ बाहर वाला कैटायन रीअरेंज नहीं होगा। रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, रीअरेंज तो हमेशा हो सकता है टू गेन स्टेबिलिटी। नजर बोर्ड पर लगाओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो अपन आगे बात करें। क्यों, क्योंकि सर ने बोला था ये काम नहीं करना है। और 3 से 4 वाली चीज है, ये डाटा बेस्ड है। ये क्या बात है, डाटा बेस्ड है। यहां पर क्या है, रिंग एक्सपेंशन होता है इसका, और ये इस तरीके से ओपन चेन फॉर्म भी बनाता है। वही वाली बात है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से देगा तो ओपन चेन 48, 47 और 5%। ये डाटा बेस्ड है। कहाँ पे पढ़ाऊंगा, डाइजोटाइजेशन पढ़ाऊंगा मैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे NH2 लगा दूं और फिर इसकी रिएक्शन HNO2 से करा दूं, तो कैटायन बनाएंगे। और फिर इस कैटायन पे क्या करेंगे, H2O जोड़कर एल्कोहल लिखेंगे। तो एल्कोहल की परसेंटेज जो होगी वो अपने पास ये वाली आएगी, 48, 47 और 5, डाटा बेस्ड। तो ये अपने लिए डाटा बेस्ड है, और डाटा बेस्ड पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जेई में पढ़ाते थे, वहां से कहीं ना कहीं उठकर ये यहाँ पर आ गया, और कई लोगों ने इसको, जबकि अपने काम का ये बेटा नहीं है। अपने को तो बस ये ध्यान रखना है, 4 से 5 चलेंगे, 5 से 6 चलेंगे, 6 से 7। पर सर ने बोला था 6 वाला रीअरेंज हो सकता है, वो आप 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री में रीअरेंज कर सकते हो। और 3 से 4 डाटा बेस्ड है, 3 से 4 डाटा बेस्ड वाली बात है। और ये डाटा बेस्ड वाली बात अपने भी काम की इतनी ज्यादा है नहीं।
तो रिंग एक्सपेंशन में फिर वापस बता रहा हूं, हमेशा आसानी क्या है, ए और बी लिख लो। क्या लिख लो? ए और बी। ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर वाले केटायन से, कार्बोकेटायन वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। इन दोनों पे नजर मार लो, अगर हाँ बोलते हो तो आगे बात करेंगे। देखो बेटा, एक चीज मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, एक डिसिप्लिन, वो आप ही के लिए बढ़िया है। पढ़ाई करो। और फिर मैंने बताया था, लास्ट क्लास में भी बोला था कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि आपकी डिपेंडेंसी मैं पढ़ाकर आप में इतना इंड्यूस्ड इफेक्ट मेरी पढ़ाई का लगा दूं कि आप चाहो कि आपकी डिपेंडेंसी नोट्स से खत्म हो जाए। आपको मैंने फिर बोला कि आप कभी कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आप ये चीज ध्यान दो कि आप जैसे कोई भी चीज आपने पढ़ ली, आप फिर उसके नोट्स, मॉड्यूल, सब चीज हटा दो, किताबें, फिर एक कॉपी और पेज लिखो और उस चैप्टर की थ्योरी लिखना चालू करो, एग्जाम्पल लिखना चालू करो। तब आपको रियल सेंस में मालूम पड़ेगा कि आपको उस चैप्टर की कितनी नॉलेज है। नोट्स हटाओ अपने हाथ से, नोट्स हटा दो, नोट्स अपने एग्जाम में नहीं जाने वाले। तो रियल सेंस में अभी तक तुम्हारे अंदर जो नॉलेज कंटेंट है वो नोट्स के बाद कितना है वो चीज चेक करो, फिर रिवाइज करो चीजों को, फिर लर्न करो, फिर देखो उस चैप्टर में तुम्हें कितनी नॉलेज आई। नोट्स हटाओ अपने दिमाग से, कि नोट्स अपने साथ नहीं जाएंगे। बार बार नोट्स खोल के रिवाइज मत करो। एक बार नोट्स से अच्छे से पूरा पढ़ लिया, फिर खाली पेज लिया और जितना भी पढ़ा है उसको लिख कर देखा कि मेरे को उस चैप्टर का कितना कंटेंट याद है, क्योंकि वो जो कंटेंट तुम्हें याद है ना वही एग्जाम में तुम्हारे काम आएगा। तो मेरे जो स्टूडेंट हो अब तुम, तो तुम्हें एक काम करना है कि सर ने बोला था कि इतनी मेहनत करनी अपने को चैप्टर पे रिवाइज कर करके कि अपने को नोट्स देखने नहीं पड़े। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है नोट्स देखने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हर वक्त अपने को नोट्स की जरूरत पड़े। नोट्स तो अपने को बार बार रिवाइज करने होंगे, क्यों? क्योंकि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक बार पढ़ने पे कोई चीज याद नहीं होती है, वो 10-15 दिन बाद आप भूल ही जाओगे। ये अपनी ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है। फिर वापस 10 दिन बाद पढ़ना होगा, फिर उस चीज को वापस 10 दिन बाद पढ़ना होगा, फिर उस चीज को दोबारा 10 दिन बाद वापस पढ़ना होगा, तब जाके चीजें आपको क्या होंगी बेटा, कंटिन्यूअसली वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रह जाएंगी। ये तो हो गई अपने पास किस पर बात, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर बात। ठीक है, तो अपन ने पूरा रिंग एक्सपेंशन वगैरह सब बातें सीख ली हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन वाले कोई कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास ये वाला एग्जांपल है और इस पे आ गया HBr का एडिशन, तो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। अपने पास यहाँ पर है HBr का एडिशन, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो। मैंने आपको बोला था ना कॉपी लेके आने के लिए। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले बच्चे सभी, ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से सभी बच्चे। प्रियांशु बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे, हाइड्राइड फिनाइल और एल्काइल बताया था क्लास में माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बताया था बेटा पिनाकोल पिनाकोलोन वाले में, जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। प्रियांशु सुन रहे हो तो यस सर लिखो। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये जो हाइड्राइड फिनाइल और एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग है ये, अच्छा, वीरेश्वर बार बार बोल रहा है सर बड़ा लिखो। बेटा ज्यादा कंटेंट बोर्ड पे लिखने के चक्कर में थोड़ा सा
फॉन्ट साइज छोटा है, मैं कोशिश करता हूं बड़ा लिखने की। मैं बायो वाले सर को बता दूंगा बेटा वीडियो ऑन करने के लिए, ठीक है? कल वीडियो ऑफ था, नहीं आज वीडियो ऑन रहेगा, ठीक है? मैं लॉगिन करके चला जाऊंगा। तो भैया इतना समय नहीं मिलेगा, जल्दी पेन चलाओ। सारे क्वेश्चन वेरी गुड, बना लिए सारे, वेरी गुड। यहां पर देखो पहले बेटा मैं थोड़ा थोड़ा सा समझा दूं। सबसे पहले इधर से अपन ऐसा कैटायन बनाएंगे, फिर एक बार तो होगा रिंग एक्सपेंशन, एक बार तो होगा रिंग एक्सपेंशन, और एक बार होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। समझ में आई बात मेरे बच्चों? और कुछ इस तरीके का कैटायन मिलेगा अपने को। और फिर यहां पर जब ब्रोमाइड आयन जोड़ेंगे तो 1 ब्रोमो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। कित्तों का ये प्रोडक्ट मैच कर रहा है? कित्तों का प्रोडक्ट मैच कर रहा है? ऐसे हाथ खड़ा करो। और बाकी के बनाओ। क्यों? क्योंकि आखिरी में एग्जाम्पल ही आएंगे, यही आएगा क्वेश्चन। थ्योरी थोड़ी पूछेगा वहां से कि आके थ्योरी पढ़ा दे। पेन चलाओ जल्दी से। मैंने कहा था पढ़कर आना थोड़ा सा। सारे क्वेश्चन सही। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दो केटायन बना के बता रहे हैं। लिखना बंद करो मेरे बच्चों, लिखना बंद करो, लिखना बंद कर दो एवरीवन, नजर बोर्ड पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत खास बात है। बहुत खास बात क्या है मेरे बच्चों? कि ये है अल्फा हाइड्रोजन एटम 4 वाला। पाई बॉन्ड इधर तोड़ा और केटायन अपन ने इस वाले कार्बन पे बनाया, नीचे वाले। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है 2। हमेशा ध्यान रखना ये बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सर ने बोला था कि 2 पाथ हैं। पहला कार्बोकेटायन वो बनेगा जो कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम 4 वाला। और यह है अल्फा हाइड्रोजन एटम 2 वाला। रिएक्शन कौन सी पाथ फॉलो करेगी? जिसमें उसे कम एनर्जी चाहिए। बहुत खास बात है बेटा, इसमें 50% बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी करते हैं, अपन जल्दबाजी करते हैं तो अपने से क्या है बेटा, गलत हो जाता है। और मेरा उद्देश्य ही है कि आपसे सारी गलतियां अभी करवा लूं, ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। चमका दिमाग में? तो अपन यहां पर ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। सब यस सर बोलेंगे। ऑनलाइन की चैट भी चलती जानी चाहिए। प्राची बेटा, रिंग एक्सपेंशन जब होगा जब 4 से 5 की पॉसिबिलिटी हो और 5 से 6 की पॉसिबिलिटी हो। रिंग एक्सपेंशन 5 से, हमेशा कोई भी बच्चा पूछ रहा है रिंग एक्सपेंशन कब होगा? रिंग जब एक्सपेंड करेगी जब रिंग से जुड़े हुए जस्ट एडजॉइनिंग एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, और रिंग की साइज 4 कार्बन की हो या 5 कार्बन की हो, तो रिंग एक्सपेंड करूंगा ए और बी पॉइंट लिखकर। समझ में आई बात मेरे बच्चों? इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर लिखते चला करो। कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी पूछते चलो। प्राची अब ठीक है बेटा, अब समझ में आया? ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट बात थी, तो मैंने आप बच्चों सब बच्चों के साथ शेयर करी। तो पहला कैटायन बस
दिमाग में दिल में ये बसा लो कि सर बोलते हैं पहला कैटायन दोनों पॉसिबिलिटी में से वो बनाना है जो ज्यादा स्टेबल हो हमेशा, क्योंकि उसको बनाने के लिए सिस्टम को एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, तो वो जल्दी से बन जाएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट है इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा बेटा, बहुत खास क्वेश्चन बनता है। यहां पर प्रोडक्ट आएगा 1 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये बहुत खास बनता है। अब देखो ये तो बहुत आसान है, ये पाई बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, फिनाइल के पास में अपने को बी आर आएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस किरैलिटी आ रही है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये मेजर प्रोडक्ट तो सभी ने बना लिया होगा। इसमें अपने को यहाँ कैटायन मिलेगा, जिस कैटायन से हाइड्राइड के बाद यहाँ ले जाएंगे 1 ब्रोमो 1 इथाइल मिल जाएगा मेरे बच्चों, 1 ब्रोमो 1 इथाइल। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये खास बात है बेटा, बहुत खास बात ये है कि क्लोरीन एटम का क्या है, प्लस एम इफेक्ट होता है मेरे बच्चों। रिएक्टिविटी को तो ये क्या करता है, रिएक्टिविटी देखते वक्त तो हम माइनस आई इफेक्ट देखते हैं बेटा, प्लीज 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 नजर बोर्ड पर, बहुत खास बात बता रहा हूं कि रिएक्टिविटी देखते वक्त तो हम क्या देखते हैं, माइनस आई। पर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जब होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आने वाली चीज हम कहां पर लगाएं, तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस एम देखकर। तो ये बात बहुत खास है कि प्रोटॉन यहां पर अटैक करेगा और क्लोरीन के पास वाले कार्बन पे ही बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्लीज नजर सबकी बोर्ड पर, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबलाइज्ड है बेटा, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन एक क्लोरीन जो है डीएक्टिवेटिंग है, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होती है ईएसआर के प्रति। बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरोबेंजीन से क्या होती है, ज्यादा। पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां पे आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि ये प्लस एम दिखाकर उसकी कैटायन की स्टेबिलिटी को, अरीनियम आयन को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। ईएसआर पढ़ाऊंगा ना तब पूरा समझाऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि रिएक्टिविटी देखेंगे तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, माइनस आई। और जब किसी को जोड़ने की बात आएगी तो कौन सा इफेक्ट देखेंगे, प्लस एम वाला। तो ये बात बहुत खास बनती है और ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमारी गलती नहीं होगी, क्योंकि सर ने बोला था हमेशा जेमिनल डाइहैलाइड मिलेंगे। कौन से डाइहैलाइड मिलेंगे, जेमिनल, जहां पर पहला हेलोजन है वहीं पर ही मेरे बच्चों दूसरा हेलोजन भी जाएगा। बोलो क्या ये वाली बात क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन का अटैक मैं इधर कराऊंगा, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके, क्योंकि NO2 से सर ने बोला था पॉजिटिव चार्ज जितना दूर रहे ना उतना बढ़िया है। NO2 से जितना पॉजिटिव चार्ज दूर रहे उतना बढ़िया है, क्योंकि सर ने बोला था ये तो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बर्बाद कर देगा है तो रिएक्टिविटी को। इज दैट क्लियर? तो यहां से जो ब्रोमाइड आयन का अटैक आएगा और जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो अपन इस तरीके से लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये तो अपन ने क्या पढ़ा, HX का एडिशन पढ़ा, किस पर, एल्कीन पे। अब बेटा मैं जल्दी से एल्काइन पर भी समझा देता हूँ, और एल्काइन भी अनसिमेट्रिकल वाली ले लेता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर यह भी बताना है कि जो EAR की रेट होती है मेरे बच्चों, EAR की रेट जो होती है वो एल्कीन की ज्यादा होती है एल्काइन से। एडिशन ऑफ HX जो है वो एडिशन ऑफ HX एल्कीन पे ज्यादा होगा एल्काइन से। क्यों, क्योंकि एल्काइन पे देखना अभी जो कैटायन बनाएंगे वो बनाएंगे विनाइल वाला, ये वाला इधर, ये पाई बॉन्ड इसके फेवर में, CH3C पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C H और H, इस तरीके से लिखता हूं मैं तो, ताकि बता पाऊं कि ये कैटायन कौन सा है, विनाइल कैटायन। डबल बॉन्ड पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेटा कौन सा ऑर्बिटल खाली रह जाता है, sp2, क्योंकि p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। भाई 4 ऑर्बिटल है, sp2 और एक p तो पाई बॉन्ड बनाने में काम में आ रहा है। तो खाली ऑर्बिटल सर ने बताया कि जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा होता है बेटा, और अगर अपन सब जानते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़ा है तो वो बेकार कंडीशन है।
क्यों? क्योंकि sp2 न्यूक्लियस के पास होगा और न्यूक्लियस के पास खालीपन अच्छा नहीं होता। तो ये कंपैरेटिवली जो अपन एल्काइल कैटायन बनाते हैं उससे क्या होता है बेटा, कम स्टेबल होता है। तो अपन ने क्या करा, ब्रोमाइड जोड़ा अपन ने यहाँ पे, क्या मिलेगा अपने पास, Br, C, CH3 डबल बॉन्ड CH और H। फिर सर ने बोला ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, ये बॉन्ड इधर तोड़कर फिर वापस HBr का अटैक कराएंगे। तो इस बार जो कैटायन मिलेगा सर ने बोला वो है एल्काइल कार्बोकेटायन। कौन सा कैटायन है, एल्काइल कार्बोकेटायन। ये मिलेगा मेरे बच्चों, देख लो आप, हाँ बोलोगे तभी आगे बढ़ेंगे। ब्रोमीन के पास वाले पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लाए सर, समझ में आया, हेलोजन का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर देकर इसको क्या करेगा बेटा, ओसीसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो फिर वापस जो अगले स्टेप में ब्रोमाइड आयन है वो कहाँ पर जाएगा, सर ने बोला था हमेशा क्या मिलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, 1,1 डाइहैलाइड। क्या मेरी बात कंप्लीटली समझ में आई? रेट क्यों कम है, क्योंकि विनाइल कैटायन मिल रहा है पहले स्टेप में। आरडीएस स्टेप में सर ने बोला कौन सा कैटायन मिल रहा है, विनाइल। और विनाइल में और एल्काइल में सिंपल, जैसे मैं कहीं लिखूं CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज और कहीं मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, मुझे बात बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एल्काइल वाला या विनाइल वाला? इसलिए रिएक्टिविटी एल्कीन की एल्काइन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये एल्काइन पे एडिशन ऑफ HX बता दिया। तो एल्काइन ऑफ पे जब भी एडिशन ऑफ HX हो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों हेलोजन एटम बेटा एक ही कार्बन एटम पर जाएंगे। क्योंकि हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम इफेक्ट लगता है। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? ओपी, ओपी मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ बेटा, मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ, तसल्ली में हूं मैं, जल्दबाजी में नहीं हूँ। हाँ, ये देख, इस पाई बॉन्ड पे अटैक हुआ तो कैटायन यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है। यहाँ पर क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि हेलोजन का क्या आता है, प्लस एम इफेक्ट। तो कैटायन को क्या करेगा, यही वाली बात, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हेलोजन के पास में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोर्ड पे लिखे हुए एग्जाम्पल? अरे कोई नहीं, वो अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर नहीं कोई, उसको टेंशन नहीं है, वो पढ़ने आया, थोड़ा लेट हो गया आज। क्लियर? चलो अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, दो बातें और सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाएं सर, देखो अब है ना, अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़े से कम प्रोबेबल हैं एग्जाम में आने के लिए, बट डिफिकल्टी लेवल उनका इनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर हम एक बार उसको पढ़कर न जाएं। जैसे अगर समझो मेरे बच्चों, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है और इस पे अपने पास एक इक्विवेलेंट HBr लिखा हुआ आ गया, उसने एक HBr दिया है। क्यों? क्योंकि अगर HBr एक्सेस में है तो पाई बॉन्ड पे भी और ट्रिपल बॉन्ड पे भी। एक्सेस में तो अपन सब जानते हैं CH3 CHBr CH2 CH2C Br Br CH3, ये आ जाएगा एक्सेस पे। HBr एक्सेस में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल से अपन ने जोड़ दिया, सब माहौल बना दिया। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने तो क्या पूछा, एक इक्विवेलेंट है भाई तो क्या करना है। अभी मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा क्या पाई बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस, आर अल्टरनेट पोजीशन, तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो अपन क्या करेंगे, HBr का एडिशन कराएंगे एल्कीन पे। क्यों? क्योंकि सर बोलते हैं यहां पर बनने वाला कैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, एल्काइल कार्बोकेटायन। कौन सा कैटायन, एल्काइल, बार बार बोलो, एल्काइल और विनाइल। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी तभी अपने को ध्यान में रहेगा। फिर इस पे अपन क्या करेंगे, Pr नेगेटिव जोड़ देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा।
तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट इन रेजोनेंस तो फिर अपन अटैक किस पे कराएंगे, डबल बॉन्ड पे। पर अगर अपन ब्यूट इन आइन का केस ले लें, ब्यूट इन आइन, मतलब इस बार सर ने कौन सा सिस्टम लिया है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है अगर, तो मेरे को बात बताओ कौन सा प्लस एम का काम कर रहा होगा और कौन सा माइनस एम का काम कर रहा होगा। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा यूं घूम रही होगी क्या, बोलो है या ना। क्या डेल नेगेटिव इधर डेवलप हो रहा होगा क्या। तो डेल नेगेटिव इधर अगर डेवलप हो रहा होगा तो मैं मेरा पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन इस वाले कार्बन पे जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा। अब विनाइल केटायन क्यों बना रहा हूं ये भी समझना। फिर अपने पास क्या होगा तुरंत, क्या कुछ रेजोनेंस नजर आ रहा है क्या मेरे बच्चों आपको। क्या कॉन्जुगेटेड डाइईन मिल रही है क्या प्रोडक्ट। तो जब रेजोनेंस में है तो कहाँ ऐड कराऊंगा, और अगर रेजोनेंस में नहीं है तो कहाँ ऐड कराऊंगा बेटा। क्या ये वाली बात क्लियर हुई सभी बच्चों को। टाइम खत्म हो गया है, चलो थोड़ा सा और बताना है वो। अगली क्लास में अपन एडिशन रिएक्शन पूरी करके सब्स्टिट्यूशन पर चल जाएंगे। उसी ट्रेंड में पढ़ाऊंगा जिस ट्रेंड में तुम्हारे पास नोट्स लिखे हुए हैं ना। मैंने नोट्स देख लिए थे, पहले ई आर 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 है फिर ई एस आर है, उसके बाद ई एस आर पढ़ा दूंगा। उसी सीक्वेंस में चलूंगा जिस सीक्वेंस में तुम्हारे पास क्लास के नोट्स लिखे हुए हैं। थैंक यू आज के लिए सभी को, इतने अच्छे से आपने सुना और समझा। थैंक यू। एलन पर